हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ऋग्वेदिक का सामाजिक स्थिति। तो ऋग्वेदिक काल में क्या था, समाज की स्थिति। लोग संयुक्त थे। संयुक्त का मतलब मातृपक्ष एक साथ रहते थे और पितृपक्ष एक साथ रहते थे। ऋग्वेदिक का हम देख लेते हैं सामाजिक स्थिति। सामाजिक मतलब ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था को देखेंगे। तो ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था का अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेदिक काल के ऋग्वेदिक में 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का चर्चा किया गया है। ऋग्वेदिक के किस मंडल में? 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का चर्चा किया गया है। इस मंडल में एक आदि पुरुष की कल्पना की गई है और उसके शरीर के विभिन्न अंगों से विभिन्न जातियों का उद्भव हुआ है, विभिन्न वर्णों का उद्भव हुआ है। अभी जाति शब्द आया ही नहीं है, अभी वर्ण शब्द है। तो ऋग्वेदिक के 10वें मंडल में एक आदि पुरुष की कल्पना की गई है और उसके शरीर के विभिन्न भागों, विभिन्न अंगों से अलग अलग वर्ण की उत्पत्ति हुई है। वही देखेंगे हम ऋग्वेदिक काल में 4 वर्ण कौन कौन थे और उसका क्या काम था, समझे कि नहीं? वही हम देखेंगे ऋग्वेदिक काल का। तो ऋग्वेदिक काल का मुख्य जो मतलब आदि पुरुष की कल्पना की गई है, उसके मुंह से जो था वो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? ब्राह्मण। और ब्राह्मण ऋग्वेदिक काल में क्या काम करते थे? तो पढ़ाने का काम करते थे। ब्राह्मण क्या काम करते थे? पढ़ाने का काम करते थे ऋग्वेदिक काल में। कंधा से क्या उत्पत्ति हुई है? तो क्षत्रिय का उत्पत्ति हुई है। क्षत्रिय। अब क्षत्रिय ऋग्वेदिक काल में क्या काम करते थे? युद्ध में जाके लड़ने का काम करता था क्षत्रिय। अगला जो है जांग से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, वैश्य। और इसका क्या काम था? पशुपालन का काम का था। तो वैश्य का उत्पत्ति जांग से हुआ, इसका क्या काम था? पशुपालन, कृषि और पशुपालन काम करता था। पैर को बोला जाता है शूद्र जाति। तो ये शूद्र वर्ण था, ये तीनों की सेवा करने का काम करता था शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था में 3-4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण मुख को कहा गया है जिसमें ज्ञान की उत्पत्ति होती है। वैश्य जो क्षत्रिय जो था वो क्षत्रिय कंधे को कहा गया है जो जाके युद्ध में जाके लड़ा जाता था। वैश्य जांग को कहा गया है जो कि कृषि पशुपालन का काम करता था। और शूद्र तीनों को सेवा करने का काम करता था। अब हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था का क्या स्वरूप था ऋग्वेदिक काल में। वर्ण व्यवस्था का क्या स्वरूप था ऋग्वेदिक काल में? वर्ण व्यवस्था क्या था? कर्म और व्यवसाय पर आधारित था। लोग क्या थे? कर्म और व्यवसाय पे आधारित था। जैसे कोई कृषि काम कर रहा है तो वही उसका कर्म हो गया। उसी से क्या हुआ? जाति की उत्पत्ति हुआ। मतलब जिस व्यवसाय से लोग जुड़े उसी के आधार पर जाति का उत्पत्ति हो गया। जैसे कोई बढ़ी का काम कर रहा है, बढ़ी का फर्नीचर वगैरह, तो वो बढ़ी जाति का हो गया। कोई कृषि काम कर रहा है तो अलग अलग जाति कामों के मतलब व्यवसायों के आधार पर जाति का उत्पत्ति हुआ है इसी काल में। अब ऋग्वेदिक काल में क्या देखते हैं? स्त्रियों की स्थिति देख लेते हैं। क्या थी स्त्रियों की स्थिति ऋग्वेदिक काल में? तो स्त्रियों की स्थिति की बात करेंगे तो ऋग्वेदिक काल में स्त्री जो था वो स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी, ऐसा माना जाता है। क्योंकि अच्छी थी। बाल विवाह नहीं था ऋग्वेदिक काल में। कोई तरह का बाल विवाह नहीं था, छोटी उम्र में शादी नहीं होता था। बहु प्रथा या बहु विवाह भी नहीं था। बहु विवाह नहीं था, 1 से 2 शादी नहीं कर सकता था ऋग्वेदिक काल में। विधवा का पुनर्विवाह होता था। विधवा का पुनर्विवाह होता था। तो विधवा जो मर जाती थी उसका भी विवाह होता था ऋग्वेदिक काल में। ऐसा माना जाता है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्रियों को अर्धधांगिनी कहा गया है। अर्धधांगिनी शतपथ नामक ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्रियों को अर्धधांगिनी कहा गया। तो किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्रियों को अर्धधांगिनी कहा गया? शतपथ नामक ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्रियों को अर्धधांगिनी कहा गया है। कहता है कि स्त्रियों की स्थिति यहाँ तक अच्छी थी कि विवाहित स्त्री को अगर किसी के दूसरे पुरुष के साथ संपर्क बना के संतान उत्पन्न कर सकती थी।
विवाहित स्त्री दूसरे पुरुष से संपर्क बनाकर संतान उत्पन्न कर सकती थी। ये थी स्त्रियों की स्थिति की बात करते हैं। अब हम देखते हैं ऋग्वेदिक काल में जो था वो अर्थव्यवस्था का क्या स्वरूप था। ऋग्वेदिक काल में अर्थव्यवस्था का क्या स्वरूप था। तो लोग घुमंतु थे। ऋग्वेदिक काल में लोग घुमंतु थे, सभी पालतू पशु उनको ज्ञात था। लेकिन एक बात कहते हैं, ऋग्वेदिक काल में गाय को जो कहा गया है वो अघन्या कहा गया है। तो अघन्या, ऋग्वेदिक काल में गाय को क्या कहा गया है? अघन्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किस काल में अघन्या किस ऋग्वेदिक काल में कहा गया है? तो गाय को अघन्या कहा गया है। ऋग्वेदिक काल में गाय को अघन्या कहा गया है। अब देखते हैं ऋग्वेदिक काल की कृषि प्रणाली। तो ऋग्वेदिक काल में क्या था, सभी उनको जितने भी कृषि था सभी ज्ञात था, सभी कृषि ज्ञात था। लेकिन एक बात कहते हैं, उनका जो सभी किसी भी प्रकार का कृषि, उनको किसी भी फसल की जानकारी नहीं था। लेकिन इतिहासकारों ने खोजने के बाद एक अव फसल मिला है, और अव फसल बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि ये जो अव फसल मिला है ये गेहूं या तो बार्ली होगा। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अव फसल के बारे में कि या सभी फसलों का मिश्रण होगा। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तर्क दिए हैं। कोई भी फसल की जानकारी नहीं था ऋग्वेदिक काल में, लेकिन एक प्रमाण मिला है अव फसल के बारे में। और अव फसल के बारे में कुछ इतिहासकार कहते हैं या गेहूं या बार्ली होगा, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह सभी फसलों का मिश्रण होगा। ये था ऋग्वेदिक काल के कृषि प्रणाली में। अब हम देखते हैं ऋग्वेदिक काल के धातु। ऋग्वेदिक काल में क्या था, सभी प्रकार के धातु ज्ञात थे। लेकिन ऋग्वेदिक काल में पूछेगा तांबा को किस धातु के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेदिक काल में तांबा को क्या कहा जाता था? तो अयस्क कहा जाता था। तांबा को अयस्क कहा जाता था। जबकि उत्तर वैदिक काल में लोहा को श्याम अयस्क कहा गया। उत्तर वैदिक काल में लोहा को श्याम अयस्क कहा गया, और तांबा को ऋग्वेदिक काल में अयस्क कहा गया। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि सभी लोग पढ़ सके।